नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इंडिया चैनल में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पोलर जेट स्ट्रीम की बात करेंगे कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने अगर कोरोलिसिस फोर्स का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और फिर आप जेट स्ट्रीम को और ज़्यादा बेहतर वे में जान पाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। बहुत सी किताबों में आपने बहुत अलग अलग डेफिनेशन देखी होंगी या एनसीईआरटी में भी आपने जब पढ़ा होगा तो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करवाना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में। देखिए यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम, पहले तो जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम से पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पे जेट स्ट्रीम के बारे में बताऊँगा। ये मैं आप यहाँ पे अर्थ बना रहा हूँ और अर्थ में जो हमारी एयर है वो सर्कुलेट होती रहती है। तो अपर एटमॉस्फेयर में भी सर्कुलेशन होता है एयर का, और अर्थ के सरफेस में भी जो हमारी एयर होती है वो सर्कुलेट होती है। एक चीज़ आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी है कि जब हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो हम अपर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ना कि सरफेस की बात। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ क्या होता है अपर एटमॉस्फेयर एंड सरफेस पे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको पता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा धूप पड़ती है। ओके, सन की जो रेज है वो वर्टिकली पड़ती है, जिसके कारण सरफेस पे इक्वेटर में क्या हो जाता है, लो प्रेशर होता है। यहाँ पे पोल्स में आपको पता है कि ठंडा रहता है। ओके, एयर हैवी रहती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। ओके, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करूँ या सरफेस की बात करूँ तो वहाँ पे जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाते हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली सीधी तो नहीं जाती हैं, उस चीज़ की हम बाद में बात करेंगे। बट फ़िलहाल आप ये समझिए कि जो सरफेस पे जो हमारी एयर है वो इस तरीके से जाती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या हम कहें कि पोल से इक्वेटर की तरफ जाती हैं। बट अगर हम अपर एटमॉस्फेयर की बात करें, अपर एटमॉस्फेयर मतलब हम ज़मीन से उठ के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब लो प्रेशर बनता है इक्वेटर पे तो जो हवाएं हैं वो उठने लगती हैं। ओके, वो अपर एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ती हैं। जैसे जैसे वो अपर एटमॉस्फेयर, देखिए मैं यहाँ पे ऊपर तो नहीं ले जा सकता एटमॉस्फेयर को, क्योंकि हवा में तो मैं ले नहीं जा सकता, इसलिए इस चीज़ को यहाँ बनाया जाता है। इसलिए इस चीज़ को यहाँ बनाया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि जो हमारी जो यहाँ पे लो प्रेशर बना और लो प्रेशर के कारण जो कन्वेक्टिव जो एयर है वो ऊपर की ओर बह रही है, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में एयर आई। ओके, और यहाँ भी अपर एटमॉस्फेयर में कुछ एयर होती है। ओके, तो अपर एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन सरफेस पे थी वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। अपर एटमॉस्फेयर में इक्वेटर के एबव यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन हो जाती है और यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जो इस तरीके से जब आप डायग्राम बनाते होंगे तो जो एयर का फ्लो है अपर एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। आपने यहाँ पे हैडली सेल, फेरेल सेल वगैरह के बारे में पढ़ा होगा जब आपने एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा, बट वो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो अपर एटमॉस्फेयर में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है एयर का, हाई प्रेशर जो कि इक्वेटर के जस्ट एबव है। ओके, अपर एटमॉस्फेयर में, और पोल के जस्ट एबव लो प्रेशर बन जाता है। ओके, ये क्यों बनता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अब देखिए हाई प्रेशर कंडीशन बन गई है अपर एटमॉस्फेयर में इक्वेटर के जस्ट अबव एंड पोल के जस्ट अबव लो प्रेशर कंडीशन बन गई। तो जो मूवमेंट ऑफ द एयर होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो अब आप जेट स्ट्रीम को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे जेट स्ट्रीम की एक डेफिनेशन नहीं दी है, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन या एक मतलब समझाऊंगा कि जेट स्ट्रीम किसे कहा जाता है। ओके,
फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ अर्थ को। ओके, अब मैं यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर की बात करूँगा। जब भी हम जेट स्ट्रीम का जिक्र करेंगे वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओके, यहाँ पे जब हम एटमॉस्फेयर अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर की जितनी भी एयर है वो कुछ इस तरीके से मूव करती हैं। ओके, ये मैं अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप विजुलाइज कीजिए ये अपर एटमॉस्फेयर में मैं आपको एयर का मूवमेंट दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि मैंने जो अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर का मूवमेंट बनाया है वो वेस्ट टू ईस्ट बनाया है। जी बिल्कुल, अपर एटमॉस्फेयर में अगर आप ट्रोपोपॉज की बात करेंगे तो एग्जैक्टली ट्रोपोपॉज पे जहाँ जहाँ इक्वेटर से देखिए ट्रोपोपॉज कुछ इस तरीके से होता है। इक्वेटर पे जो ट्रोपोपॉज होता है उसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और पोल पे आने तक वो कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से सलांटिंग इस तरीके से हमारा अपर एटमॉस्फेयर बनता है ट्रोपोपॉज। तो ये यहाँ पे इक्वेटर का ट्रोपोपॉज है, ये मिडिल लैटिट्यूड का ट्रोपोपॉज है, ये पोलर का ट्रोपोपॉज है। ओके, तो जहाँ जहाँ पे भी ट्रोपोपॉज होगा वहाँ पे जो अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो वेस्ट टू ईस्ट होगा। वो वेस्ट टू ईस्ट क्यों होगा? ये कोरोलिसिस फोर्स के कारण होता है। कोरोलिस फोर्स के कारण होता है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आप ज़रूर कोरोलिस फोर्स की जो मैंने आपको कोरोलिस फोर्स का एक लेक्चर दिया है वो ज़रूर देख लीजिएगा, फिर उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो अपर एटमॉस्फेयर में ट्रोपोपॉज पे जो एयर है, एयर का जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट है। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है? देखिए सारी की सारी जो एयर है वो इस तरीके से मूव कर रही है, बट कुछ लैटिट्यूड्स पे या कुछ लैटिट्यूड, ये अगर नीचे अर्थ सरफेस पे लैटिट्यूड है उसके जस्ट अबव अपर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स पे जैसे कि पोलर और सब ट्रॉपिकल लेवल पे कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसके कारण जो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है एयर का वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे अपर एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे जेट स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो अदर मूवमेंट हो रही है, अदर लैटिट्यूड पे जो मूवमेंट हो रही है एयर की। तो जिस लैटिट्यूड पे एयर का जो मूवमेंट है बहुत ही फास्ट हो जा रहा है उस पर्टिकुलर मास ऑफ द एयर को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर मास ऑफ द एयर को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, जहाँ पे जो एयर की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है वेस्ट टू ईस्ट। और इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतना समझ गए हैं जेट स्ट्रीम किसे कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पोलर जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, क्योंकि पोलर जेट स्ट्रीम पे आने से पहले मुझे ये सारी चीज़ें आपको बताना इम्पोर्टेंट था। अगर आप में ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आप पोलर जेट स्ट्रीम को नहीं समझ पाते। तो पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जेट स्ट्रीम बनती कहाँ कहाँ है। ठीक है, बेसिकली 4 प्रकार की जेट स्ट्रीम होती हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पोलर जेट स्ट्रीम होती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती हैं। ओके, उसके अलावा ट्रॉपिकल एक मिनट थोड़ा सा रुकिए आप। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। ओके, और चौथा आपने पोलर वर्टेक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, पोलर वर्टेक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों जो ये पोलर जेट स्ट्रीम है, ओके, और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये दोनों ग्लोबल इन नेचर होती है। ग्लोबल इन नेचर का कहने का मतलब परमानेंट एंड ग्लोबल इन नेचर होती है। ग्लोबल इन नेचर मतलब पूरे अर्थ में पाई जाती है और परमानेंटली होती है। बट जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है और पोलर वर्टेक्स है ये रीजनल इन नेचर होते हैं। रीजनल इन नेचर मतलब ये कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलती हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों को हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जब ये हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा या मैं जब अगला लेक्चर बनाऊंगा तो मैं इन चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल हमारा है पोलर जेट स्ट्रीम से मतलब। अब पोलर जेट स्ट्रीम कहाँ बनती है, ये देखिए, ये इस तरीके से बनेगी। ये मान लीजिए हम सब ट्रॉपिकल रीजन है हमारा,
यहाँ से देखिए वेस्टर्ली इस तरीके से जाती है, ओके, और यहाँ से पोलर ईस्टर्ली हमारी आती, ओके, पोलर ईस्टर्ली जा रही है। जो ये फ्रंट बन रहा है, इस फ्रंट के जस्ट अबव, ये मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही कहा है, जब भी हम पोलर जेट स्ट्रीम की बात करेंगे या किसी भी जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द अपर एटमॉस्फेरिक लेवल, ओके। तो इस पोलर फ्रंट के जस्ट अबव एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में पोलर जेट स्ट्रीम का क्रिएशन होता है या निर्माण होता है, ठीक है। अब किस तरीके से होता है इसकी बात करेंगे हम, चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया ये कुछ इस तरीके से, ओके, और ये आपका, अब मैंने बताया इस पोलर फ्रंट पे होती है, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा आपसे कि ये वेस्टर्लीज है। वेस्टर्लीज हमेशा वार्म होती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, वार्म वेस्टर्लीज है। ये इधर आई, ये पोलर ईस्टर्लीज आई। पोलर ईस्टर्लीज हमेशा क्या होती है, कोल्ड होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो अब मैं आपको पोलर जेट स्ट्रीम किस तरीके से वहाँ पे हाई वेलोसिटी होती है इस चीज़ को समझाता हूँ। अब इस चीज़ को आप कुछ इस तरीके से समझिएगा। ये मैंने ये सरफेस लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मेरा इक्वेटर है, यहाँ पे मेरा पोल है, ओके, यहाँ पे मेरा पोल है। अब मैं सरफेस से अबव जा रहा हूँ और ये लाइन खींच रहा हूँ, ये अपर एटमॉस्फेयर की तरफ ले जा रहा हूँ मैं आपको, ओके। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, ये अपर एटमॉस्फेयर लेवल पे ले जा रहा हूँ, ओके। आपको पता है इक्वेटर पे मैंने बताया आपको लो प्रेशर होता है, पोल पे हाई प्रेशर होता है सरफेस पे। तो मूवमेंट ऑफ एयर किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं आप। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और फिर आपका जो पोलर जेट स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखिए। मैं जो ये लाइन खींच रहा हूँ ना, ये मैंने यहाँ पे नज़दीक बनाई है और यहाँ पे दूर। ये इसलिए किया है मैंने क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे जो हवाएं होती है वो गर्म होती है और गर्म हवाओं के पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, दूर होता है, एज़ कम्पेयर टू पोल पे क्या होती है, कोल्ड होती है, वो डेंस होती है, इसलिए वो चिपकी रहती हैं पार्टिकल आपस में। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा पोल पे। मान लीजिए यहाँ पे 900 मिली बार का प्रेशर था सरफेस पे और यहाँ पे 850 मिली बार का प्रेशर था इस पॉइंट पे, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, और इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको पता है कि 800 मिली बार के ऊपर अगर मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा तो यहाँ पे जो ये इस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेशर रहा होगा और यहाँ से 1 किलोमीटर जाऊंगा और इस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेशर रहा होगा, ये प्रेशर ज़्यादा रहा होगा क्योंकि जो एयर है वो डेंस है, कूल है, तो यहाँ पे ज़्यादा एयर रही होगी, उसके द्वारा ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा। यहाँ पे एयर कम रही होगी, ये जो उसके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहा होगा, इसके कारण यहाँ पे कम एयर के पार्टिकल लगेंगे और इस 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो प्रेशर लगेगा, जो ये इस एरिया में जो प्रेशर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू पोल। इस चीज़ को आप समझिए, अगर नहीं समझे तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा आप, ओके। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे इस जगह ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो रिलीज़ होगा। मान लीजिए वो 50 मिली बार का प्रेशर रिलीज़ हुआ, इस जगह पे हम 20 मिली बार का प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं, कम करेंगे एज़ कम्पेयर टू पोल। तो अब 900 में से 50 घटा दोगे आप तो ये आपका बचेगा 850, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे अब 50 मिली बार रिलीज़ हो गया, तो ये 850 बचा इस पर्टिकुलर जगह पे और यहाँ पे बचा आपका 850 में से 20 गया तो आपका 830 बच गया, ओके। फिर 1 किलोमीटर ऊपर गए तो फिर से 20 मिली बार कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ 800। अब देखिए यहाँ हाई प्रेशर है इस पॉइंट पे, यहाँ लो प्रेशर है, तो मूवमेंट ऑफ एयर कुछ इस तरीके से होगा,
समझ रहे हैं आप इस बात को। फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 20 मिलीबार कम हुआ तो ये 810 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे इसमें से 50 और घटेगा तो ये 800 हो जाएगा। नाउ 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर पोल्स में और 2 किलोमीटर ऊपर जाने पे इक्वेटर पे ये 810 है, ये 800, यानी कि हाई प्रेशर किस जगह है आप देखिए इस चीज़ को कंपैरिजन करें। हाई प्रेशर किस तरफ है 810, यानी कि इक्वेटर पे ऊपर जाने पे क्या होता है हाई प्रेशर आता है, और पोल पे ऊपर जाने पे लो प्रेशर आता है। इस चीज़ को अब आप समझ गए। शुरू में जो चीज़ मैंने बताई थी आपको वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होती है। नाउ द मूवमेंट ऑफ द एयर विल रिवर्स, जो एयर पहले इस तरीके से मूव कर रही थी, नाउ द विंड विल रिवर्स। ओके, तो अब कैसी हो जाएगी इस तरीके से। फिर ऊपर जाने पे फिर से यहाँ क्या होगा प्रेशर कम होता जाएगा और यहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो विंड की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती जाएगी। इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए। ओके, अब आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो अब मैं आपको एक और डायग्राम बताता हूँ और वहाँ पे आप समझना। ओके, ठीक है। अब देखिए वो डायग्राम मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब उस डायग्राम को इस डायग्राम को मैंने रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर दूसरा डायग्राम बताता हूँ जहाँ पे मेरे को आपको पोलर, चलिए इसी जगह पे बता देता हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस जगह पे ही आपकी पोलर फ्रंट बनेंगे। यहाँ से ये पोलर ईस्टर्ली जाएंगी, ठीक है। तो पोलर ईस्टर्ली की साइड कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि ठंडी है, और यहाँ से वार्म वेस्टर्ली जाएंगी और ये इस जगह पे मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब देखिएगा अपर एटमॉस्फेयर लेवल पे, देखिए अपर एटमॉस्फेयर लेवल पे जो वेस्टर्लीज हैं, देखिए यहाँ नीचे तो मूवमेंट ऑफ द एयर किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा मैं, जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा अपर एटमॉस्फेयर में, तो विंड का मूवमेंट किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और जैसे ही मैं ट्रोपोपॉज पे जाऊँगा तो विंड का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। ये इस जगह पे देखिए, जहाँ पे ये देखिएगा, ये है, ये मान लीजिए आपको पोलर फ्रंट है, ये यहाँ पे ईस्टर्ली जा रही है, ये वेस्टर्ली जा रही है। तो इस जगह भी की बात कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। ओके, अब देखिएगा जैसे ये विंड का मूवमेंट इस तरीके से होगा, तो जब विंड का मूवमेंट इस तरीके से होगा तो यहाँ पे प्रेशर, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और जब प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता जाएगा, और जैसे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ द एयर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ द एयर ज़्यादा होगी, कोरियोलिस फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में नहीं पता तो एक बार फिर से उस लेक्चर को देखिएगा जो मैंने अभी हाल ही में कराया है। तो वैसे मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। ओके, द एयर मूवमेंट विल रिवर्स, वो इक्वेटर से मतलब वेस्टर्ली से पोलवर्ड की तरफ जाती रहेगी, और ऊपर जाने पे वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है, और प्रेशर ग्रेडियंट के बढ़ने के साथ साथ जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी बढ़ेगा। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करे, जो विंड कुछ इस तरीके से आ रही थी उसको डिफ्लेक्ट करेगा, और उसको डिफ्लेक्ट कुछ इतना ज़्यादा करेगा जब एट द ट्रोपोपोज लेवल पे, मैं यहाँ पे ट्रोपोपोज लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, वहीं पे कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा लगेगा ट्रोपोपोज लेवल पे। और इस ट्रोपोपोज लेवल पे, इस जगह पे जो विंड मूवमेंट होगी वो पूरी की पूरी ईस्टवर्ड हो जाएगी, ईस्टवर्ड। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो मूवमेंट होगी वो इस तरीके से जाएगी। अगर मैं इस मैप में बताऊँ तो ये यहाँ से गई और ये फिर इस तरीके से मुड़ जाएगी, तो वेस्ट टू ईस्ट मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे इस कारण जो हमारी वेलोसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ से ठंडी हवाएं आती, यहाँ से गर्म हवाएं आ रही है और इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है अपर एटमॉस्फेरिक लेवल पे, जिससे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स बढ़ रहा है, जिसके कारण वह जो वेस्टर्ली जा रही है उनको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स उसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो पूरी क्या होगी, इस तरीके से होगी, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसी को हम, और ये जो जेट स्ट्रीम है पोलर फ्रंट पे बननी है, इसे इसलिए पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से बताइएगा मुझे, मैं आपको फिर से बताऊंगा कौन सी जगह पे आपको समझ में नहीं आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, और अगर आपको आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी दबाइए और साथ साथ में कमेंट भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर द डे।